फिल्म बाहुबली का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। सोशल मीडिया में आजकल पेटीएम की बर्बादी के लिए इस मीम्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें कटप्पा को आरबीआई और पेटीएम को बाहुबली बताया जा रहा है। तो सवाल उठता है, राजमाता कौन है? हिंदुस्तान में बाहुबली जैसी पोजीशन पर बैठा पेटीएम अचानक कैसे आरबीआई और ईडी के फैसलों का शिकार हो गया? ये सवाल पहेली बन गया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। चीन की लोन बांटने वाली कंपनियों से रिश्ते, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और दस्तावेजों में गड़बड़ी की वजह से पेटीएम की आज ये हालत हो रही है। इसी के बाद गांव-गांव, शहर-शहर में ये सवाल गूंजने लगा है, क्या 30,000 करोड़ की कंपनी पेटीएम बंद हो जाएगी? क्या लाखों शेयरधारकों के अरबों रुपए पानी में डूब जाएंगे? क्या पेटीएम का इस्तेमाल करना आपको भी मुश्किल में डाल सकता है? क्या पेटीएम में जमा आपके पैसे वापस मिल पाएंगे, या पेटीएम की सेवाएं चलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आजकल आम लोगों के मन में उठ रहे हैं। इसी के साथ ये बड़ा सवाल है कि पेटीएम का शेयर जो करीब आधा गिर चुका है, क्या ऊपर आ पाएगा? क्या पेटीएम अपनी साख को दोबारा हासिल कर पाएगी? क्या वैश्विक निवेशक कंपनियां दोबारा पेटीएम में निवेश करेंगी? दरअसल जब से आरबीआई ने पेटीएम पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, उसके बाद से ही पेटीएम को लेकर लोगों के मन में ढेरों आशंकाएं पनपी हुई हैं। कांग्रेस ने भी आरबीआई कार्रवाई के बाद पेटीएम को निशाने पर लिया है। I think more or less all entrepreneurs are the creators of new, creators of something that doesn't exist. So पेटीएम का तो पर्पज़ ये था कि हम मोबाइल पेमेंट देश में लाएं एंड जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनकी पास प्रॉब्लम है कि उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिलती, तो किस तरह से उनको सॉल्व करें। मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के कारण मुझे समझ में नहीं आता था कि उनके लिए कोई बनाता नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी बड़े लोगों के लिए बनती है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। साथ ही केंद्रीय बैंक ने कंपनी को यह आदेश भी दिया था कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। यानी 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग और नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे। आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल कर रहे लोग भी कंफ्यूजन में हैं। बहुत से लोगों का मानना है फरवरी बीतने के बाद पेटीएम फास्टैग काम ही नहीं करेगा। इस खबर के सामने आने के बाद पेटीएम का शेयर ऊपर नीचे हो रहा है और एक बार तो शेयर 40 से 50% तक गोते लगा चुका है, जिसमें लाखों शेयर धारकों के अरबों रुपए पानी में बह चुके हैं। इससे समझा जा सकता है कि पेटीएम का मार्केट कैप कितना प्रभावित हुआ है और हिंदुस्तान में इस कंपनी ने कितने लोगों को इफेक्टेड किया है। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा के पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है आज, और ये सब पेटीएम से बढ़ते कारोबार की वजह से हुआ है। लेकिन चीनी कंपनियों से रिश्ते और ईडी कार्रवाई के बाद पेटीएम को पहला झटका आईपीओ से लग गया था। आईपीओ के चलते कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत नीचे आ गई। बताते हैं 2021 में पेटीएम के शेयर की बाजार लिस्टिंग 1950 रुपए पर हुई थी, लेकिन इस समय उसकी मौजूदा कीमत 500 रुपए से भी कम रह गई है। हाल यह है, सॉफ्टबैंक ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है और चीन के अलीबाबा और वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। एक्सपर्ट का मानना है विजय शेखर शर्मा को निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ये वो व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैली में जिक्र करते हैं, तमाम सेल्फी खिंचाते हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री की तस्वीर को अगर आप किसी अखबार में इस्तेमाल करते हैं विज्ञापन के लिए, तो आपको पीएमओ की संस्तुति चाहिए होती है। तो ये बहुत करीबी है प्रधानमंत्री के। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा की कहानी फर्श से अस्त तक आने की है। विजय शेखर शर्मा का जन्म 7 जून 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी मां एक गृहिणी और पिता एक स्कूल में टीचर थे। उनकी पत्नी का नाम मृदुला शर्मा है, जबकि बेटे का नाम विवान शर्मा।
शुरू में अंग्रेजी में कमजोर विजय शेखर ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, लेकिन वे पढ़ाई में बहुत तेज और क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने 12वीं पास कर ली थी। विजय शेखर ने एक बार कहा था, कभी उनके पास यात्रा करने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। खर्च चलाने के लिए वो घरों में इंटरनेट कनेक्शन लगाते थे। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कोडिंग की शिक्षा प्राप्त की और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण किया। उन्होंने 3rd ईयर में अपने एक दोस्त के साथ मिलकर XS नाम की कंपनी की शुरुआत की। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सारे लोगों को पसंद आया। विजय शेखर शर्मा ने 1999 में XS कंपनी को अमेरिका की लोटस इंटरवर्क को $5 लाख में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने उसी कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही विजय ने नौकरी छोड़ दी और 197 नामक कंपनी बनाई। लेकिन .com बूम की वजह से उनकी कंपनी फिर से कामयाब नहीं हो पाई। इन नाकामियों से विजय ने हार नहीं मानी और अपने जुझारूपन से सीखते रहे। इस दौरान उन्हें काफ़ी आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। 2004 में वो अपनी छोटी सी कंपनी के जरिए मोबाइल कंटेंट बेचा करते थे। एक इंटरव्यू में विजय ने बताया था, कम सैलरी की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। जब लड़की वालों को उनकी कमाई का पता चलता तो वे इनकार कर देते। वो कहते, लड़की वालों को जब पता चलता कि मैं केवल 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो वे दोबारा बात ही नहीं करते। मैं अपने परिवार का अयोग्य कुमारा बन गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2001 में पेटीएम नामक कंपनी की स्थापना की। 2009 तक उन्हीं कंपनी मोबाइल रिचार्ज का काम करती रही। धीरे धीरे उन्होंने इसकी बाकी ऑनलाइन सर्विसेज भी जोड़नी शुरू कर दी और आज यह देश का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसकी कुल वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। पेटीएम को सबसे बड़ा फायदा मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के दौरान मिला, जिसने उनके कारोबार को पंख लगा दिए। जब जियो ने इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया तो गांवों तक स्मार्टफोन पहुंच गया और इसी के साथ पेटीएम की तरक्की के रास्ते भी खुलते चले गए। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने तब पेटीएम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कोरोना काल आया तो एक दूसरे को छूने की मनाही के चलते पेटीएम से ही कारोबार होने लगा और आज पेटीएम के पास लगभग 33 करोड़ वॉलेट अकाउंट हैं। पेटीएम से तो विजय शेखर ने कारोबार खड़ा कर लिया और ज़्यादातर शेयर बिक गए, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक्स को पेटीएम ऐप की रीढ़ माना जाता था। इसमें विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी 51% है। पेटीएम की बर्बादी कहानी 2022 में तब शुरू हुई जब ईडी से उसकी शिकायत की गई। ईडी ने पेटीएम के कई ठिकानों पर सितंबर 2022 में छापे मारे। उस समय पेटीएम का नाम चीनी लोन देने वाली कई कंपनियों से जोड़ा गया, इसीलिए ईडी ने उनके दफ्तरों पर छापा मारा और सरकार पर भी सवाल उठने लगे कि वो पेटीएम को खुली छूट दे रही है। यहां से मोदी सरकार की नज़र पेटीएम पर टेढ़ी होनी शुरू हो गई। चीनी कंपनियों के साथ गहरी दोस्ती के आरोप लगे तो पेटीएम ने सफाई में कहा था, चीनी कंपनियों से उसका कोई लिंक नहीं है। छापों के बाद ईडी ने कहा, छापेमारी में चीन के कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित इन कंपनियों के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों में जमा 17 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। एजेंसी ने कहा, ये कंपनियां भारतीय नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्हें फर्जी तरीके से डायरेक्टर बनाती हैं, जबकि इन कंपनियों का नियंत्रण और परिचालन चीन के लोगों के हाथ में रहता है। कुछ समय पहले तक चीन के एंड ग्रुप की सहयोगी कंपनी एंडफिन के पास पेटीएम के 1/4 शेयर थे, लेकिन बाद में पेटीएम की पेरेंटल कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने शेयर वापस खरीद लिए और अब एंडफिन की हिस्सेदारी 23.79% से घटकर महज 9.9% रह गई है। बीते दिनों एंडफिन ने रेसिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी को अपना 10.3% हिस्सेदारी बेच दी। अब सवाल उठता है, पेटीएम की ऐसी हालत क्या केवल चीनी लोन कंपनियों से दोस्ती की वजह से हुई? तो जवाब है, उन पर मोदी सरकार की अनदेखी का आरोप भी लग रहा था। तरक्की के रास्ते पर उड़ान भरते हुए पेटीएम के मालिक अपनी जड़ों को भूल गए। चुनाव जल्द ही आने वाले हैं और चीन के साथ भारतीय कंपनियों के रिश्ते का मोदी सरकार पर बुरा असर पड़ सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने पेटीएम में मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर यानी केवाईसी से जुड़ी गड़बड़ियां पाई हैं, इसलिए यूपीआई और फास्ट ट्रैक सर्विस पर रोक लगाई। पेटीएम वॉलेट पर रोक नहीं लगाई गई, उसकी सर्विस चलती रहेगी। दरअसल कुछ महीने पहले आरबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पेटीएम में इस गड़बड़ी के बारे में अलर्ट किया था, लेकिन पेटीएम की ओर से लगातार नियमों का उल्लंघन जारी रहा। इसके बाद 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट बैंक पर पाबंदी लगा दी। आदेश के तहत पेटीएम की कई सर्विसेज 29 फरवरी से बंद हो जाएंगी। आरबीआई के एक्शन से करोड़ों यूजर्स प्रभावित हुए हैं। वहीं अभी भी बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन है। पेटीएम का पेमेंट बाजार में करीब 17% हिस्सा है।
ऐसे में आरबीआई के इस आदेश का करोड़ों लोगों पर असर पड़ा है। आरबीआई की इस कार्रवाई का असर पेटीएम के शेयरों पर भी पड़ा है। पेटीएम के शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। 4 फरवरी को पेटीएम के शेयर 10% की गिरावट के साथ 438 रुपये 50 पैसे के लोअर सर्किट पर ट्रेड कर रहे थे। डरे हुए निवेशक धड़ाधड़ शेयर बेचने में लगे हैं। आरबीआई ने कहा है 29 फरवरी के बाद कोई भी बैंकिंग सर्विस पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह हुआ 29 फरवरी के बाद पेटीएम ग्राहक अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल मोबिलिटी कार्ड्स में पैसा नहीं डाल पाएंगे। आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम का फास्ट ट्रैक इस्तेमाल कर रहे लोग भी कंफ्यूजन में हैं। बहुत से लोगों का मानना है फरवरी बीतने के बाद पेटीएम का फास्ट ट्रैक काम ही नहीं करेगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम फास्ट ट्रैक काम करेगा या नहीं, यह आरबीआई के आदेश से स्पष्ट हो जाता है। आरबीआई ने अपने आदेश में साफ कहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो मौजूदा ग्राहक हैं वे अपने अभी के अमाउंट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पैसा सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल या फिर कॉमन मोबिलिटी कार्ड में हो, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर तारीख की कोई पाबंदी नहीं है। इससे साफ है आपके खाते में अभी जितना पैसा है उसे आप आगे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तिथि तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप 29 फरवरी के बाद अपने पेटीएम फास्टैग अकाउंट को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। मतलब अकाउंट में पड़ा पैसा खर्च होने के बाद पेटीएम फास्टैग बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें और पैसे नहीं डाल पाएंगे। हालांकि पेटीएम ने 1 फरवरी को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है आप अपने पेटीएम फास्टैग पर मौजूदा बची राशि का उपयोग जारी रख सकते हैं। उम्मीद है पेटीएम इस संकट से उबर जाएगी और एक बार फिर से दुनिया की बड़ी कंपनी बन पाएगी, लेकिन उसे चीनी लोन कंपनियों से अपनी दोस्ती से बच कर रहना होगा।